Alright, in this little video here, we are going to see a couple of questions from potential divider का concept. इतना कोई खास मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं होता। अगर आपके लिए रिकॉल करवा देता हूँ, पोटेंशियल डिवाइडर बेसिकली एक आर्म से सीरीज सर्किट को कहते हैं। होता ये है कि इमेजिन करें ये दो रेजिस्टर एक दूसरे के साथ सीरीज में अटैच्ड हैं। दैट्स R1, दैट्स R2, दैट्स द टोटल EMF ऑफ द सेल। नाउ if I want the voltage of the first resistor, let me call that V1, or if I want the voltage of the second resistor, that's going to be V2. The total EMF is going to be equal to V1 plus V2. We know that that's the Kirchhoff's second law. What if I want to find out V1? उसके लिए हमें simply resistances के रेशो को EMF से साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। So if I want V1, R1 divided by R1 plus R2, नीचे टोटल रेजिस्टेंस रखी जानी चाहिए, मल्टीप्लाई करते हैं इसको टोटल ईएमएफ ई के साथ। दैट शुड गिव मी V1। इससे हमें ये पता चलता है कि अगर ये R1 में बढ़ाऊं, इन दोनों में से R1 R2 को कॉमन सेम रखूं, लेकिन अगर R1 को इंक्रीज करना शुरू कर दूं, इनकी कोई पहले फिक्स्ड वैल्यू थी जो मैं अब R1 को चेंज करना शुरू कर देता हूं, तो जो टोटल ईएमएफ है ना, दैट इज गोइंग टू स्टे द सेम एंड R2 इज ऑल्सो गोइंग टू स्टे द सेम। क्योंकि मैंने ये दोनों वैल्यूज पहले फिक्स की थी, लेकिन अब मैं R1 को बढ़ाना शुरू कर देता हूँ, तो R2 अभी भी उतना ही जितना पहले था। तो अगर ईएमएफ कांस्टेंट हो, R2 उतना ही हो जितना पहले हो, R1 को मैं इंक्रीज करूं, तो हुआ ये था कि ये टोटल ईएमएफ गॉट डिवाइडेड अमंग्स दीज टू रेजिस्टर्स। इनमें से जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी वो इस टोटल ईएमएफ का ज्यादा शेयर कंज्यूम करेगा। ये बात आपको यहाँ से पता चल रही है। V1 is directly proportional to R1. If I increase R1, तो ओवरऑल इस फ्रैक्शन की वैल्यू में जो होगी वो बढ़ती चली जाएगी। इट विल बी स्मॉलर देन वन ऑफ कोर्स, क्योंकि नीचे वाली वैल्यू हमेशा बड़ी रहेगी। ऊपर वाली वैल्यू अगर आप इंक्रीज करते भी हैं तो कभी भी वो नीचे वाली वैल्यू से बड़ी नहीं हो सकती। तो ये पूरा फ्रैक्शन हमेशा वन से छोटा रहेगा। वन से छोटी वैल्यू अगर ईएमएफ ई से मल्टीप्लाई होगा, तो ये जो आंसर आएगा V1, दैट विल ऑलवेज बी स्मॉलर देन दिस टोटल ईएमएफ। अच्छा, अब यही कॉन्सेप्ट जो भी हमने सीखा है ना, वो हम अप्लाई करते हैं। उससे पहले मेरे जहन में एक बात और आई, मैं आपको बताता हूँ। लेट्स सी। इमेजिन करें ये है 12 वोल्ट्स और यहाँ पर 4 वोल्ट्स यूज होता है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पर 8 वोल्ट्स बाकी रहेगा। तो वो अगले रेजिस्टर को 8 वोल्ट मिलना चाहिए। तो करंट यहाँ से 12 वोल्ट्स लेकर आ रहा है, एवरीवेयर द वोल्टेज इज गोइंग टू बी 12। लेकिन जब R1 में से गुजर जाएगा तो 4 वोल्ट कंज्यूम हो गया ना इसमें, तो इधर फिर 8 वोल्ट्स बाकी रह जाएगा। दैट्स गोइंग टू बी द रिमेनिंग वोल्टेज आफ्टर इट द करंट हैज पास थ्रू द फर्स्ट रेजिस्टर। Now this 8 वोल्ट वाला करंट हैज टू पास थ्रू R2। अब चूंकि आगे कोई वोल्ट रेजिस्टर नहीं है, तो इसका मतलब है ऑल द रिमेनिंग 8 वोल्ट्स नीड टू बी प्रोवाइडेड टू दी R2 वाला रेजिस्टर। तो यहाँ पर पहुंचकर 0 वोल्ट बाकी रहेगा। इस बात को थोड़ा सा और बिल्ड अप करते हैं, थोड़ा और एक्सप्लोर करेंगे एक दफा, फिर विल मूव ऑन टू द क्वेश्चन। इमेजिन करें कि ये हमारे पास बैटरी है, ये रेजिस्टर्स हैं। 3 रेजिस्टर्स लगा देता हूँ अब। ये R1, ये R2 और ये R3। टोटल EMF लेट्स से इट्स 12 अगेन। What if this resistor has to consume 2 volts, this has to consume 6 volts? तो अब ये जो थर्ड रेजिस्टर है, इसको कितना वोल्टेज मिलेगा? ऑफ कोर्स दैट्स गोइंग टू बी 4। एड अप होके ये 12 के बराबर होना चाहिए ना। अच्छा, अब मैं जो बात पहले करा था वही दोबारा बिल्डअप करते हैं। करंट यहाँ से आगे जाता है तो इट हैज 12 वोल्ट्स। 12 वोल्ट इज बेसिकली द एनर्जी या जूल्स पर कूलम। पर यूनिट चार्ज के पास कितना एनर्जी होगी उसको हम वोल्टेज कहते हैं। अब जब वो पहला रेजिस्टर R1 में से गुजर जाएगा जिसने 2 वोल्ट्स यूज करने हैं, तो इस पॉइंट पे पहुंच के 12 में से 2 कंज्यूम हो गया, तो आगे 10 बाकी रहेगा। अब करंट के पास 10 वोल्ट्स हैं, 12 नहीं है। अब जब वो अगले रेजिस्टर R2 में से गुजरेगा तो 10 में से 6 कंज्यूम हो जाने, यहाँ पर फिर 4 वोल्ट बाकी रहेगा। अब ये 4 वोल्ट आखिरी रेजिस्टर को सारे के सारे चाहिए। तो करंट जब 4 वोल्ट लेके इसमें एंटर होता है, जब बाहर निकलता है तो करंट के पास फिर 0 वोल्ट बाकी रह जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड कि जो बाकी रह जाने वाली बात है, ये व्हाट इज दैट मीन। ये जो 10 वोल्ट्स यहाँ बाकी रह गए थे ना, ये असल में इस वाले पॉइंट ए के बाद जितने भी रेजिस्टर्स थे उनका मिला के वोल्टेज था। इसी तरह ये लेट्स कॉल दिस पॉइंट बी।
पॉइंट बी पे जो वोल्टेज बाकी रह गया था वो इस पॉइंट बी से आगे वाले रेजिस्टर को मिलने वाला वोल्टेज था। नाउ कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन, अ स्टूडेंट सेट्स अप अ सर्किट. The circuit diagram shows how the positive and negative terminals of the voltmeter are connected to the circuit. The voltmeter has an initial reading that is positive. पॉजिटिव रीडिंग का मतलब है कि इसमें करंट, ये वाला जो पॉइंट है वी ए और ये जो वी बी है, पॉजिटिव रीडिंग का मतलब है वी ए मस्ट बी ग्रेटर देन वी बी. Okay, because VA needs to be at a higher potential and VB needs to be at a lower potential. और क्योंकि पॉजिटिव इस पॉइंट से नेगेटिव इस पॉइंट से कनेक्टेड है, दैट मींस द वोल्ट मीटर विल शो अस अ पॉजिटिव डिफ्लेक्शन. Which change, if any, in temperature and light intensity would cause the voltmeter reading to decrease? You want this to decrease. The voltmeter right now is showing us VA minus VB. That's the delta V potential difference. You want the voltmeter reading to decrease. वोल्टमीटर रीडिंग तभी तो डिक्रीज होगी ना, जब ये जो वी ए माइनस वी बी है इसकी वैल्यू डिक्रीज हो. इमेजिन करें, 15 - 3, आंसर कितना आता है? 12. आई वॉन्ट द डिफरेंस ऑफ दीज टू वैल्यूज टू डिक्रीज. व्हाट कैन आई डू? क्या चेंजेस मैं कर सकता हूँ? ये वाली वैल्यू को मैं कम कर दूं या फिर ये वाली वैल्यू को ज्यादा ज्यादा कर दूं या फिर दोनों कर दूं. 15 को मैं रिड्यूस करके लेट से 10 कर देता हूँ और 3 को मैं इंक्रीज करके लेट से 8 कर देता हूँ. अब देखें, 15 वाली वैल्यू को कम किया और 3 वाली वैल्यू को बढ़ाया, तब इनके दरमियान का जो डिफरेंस है दैट गॉट रिड्यूस्ड एज कंपेयर टू बिफोर. सो इस वोल्ट मीटर की रीडिंग को डिक्रीज करने का मतलब ये है कि वी ए यानी इस पॉइंट वी ए के ऊपर जो वोल्टेज बाकी रह जाना है, लेट्स कॉल दिस पॉइंट टू बी ए पे जो वोल्टेज बाकी रह जाना है, आई वांट दिस टू डिक्रीज. एंड ये जो बी पॉइंट है, इस पॉइंट के वोल्टेज को, यानी इस पे जो बाकी रह जाना है, आई वांट उस वोल्टेज टू इंक्रीज, दैट वोल्टेज टू बी इंक्रीज्ड. नाउ वी ए डिक्रीज कैसे होगा? ये तो एक फिक्स्ड रेजिस्टर लगा हुआ है पीछे. आई होप यू अंडरस्टैंड दैट दिस हियर इज अ पोटेंशियल डिवाइडर, दिस इज अ पोटेंशियल डिवाइडर. इसमें ये ऊपर एक फिक्स्ड रेजिस्टर लगा हुआ है, इसके साथ हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते. ये वी ए आपको याद पड़ता होगा, ये वो वोल्टेज है जो आगे वाले रेजिस्टर को चाहिए. जैसा मैंने यहाँ बताने की कोशिश की थी कि ये इस पॉइंट ए पे जो वोल्टेज था 10 वोल्ट्स, ये वो था जो आगे वाले रेजिस्टर्स को चाहिए था. सो if I want the VA to decrease, that means somehow I want this LDR to need less voltage. Less voltage needed. अब लेस वोल्टेज ये कब नीड करेगा? जब इसकी रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगी. जाहिर है वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होता है ना. अब इसकी रेजिस्टेंस डिक्रीज कैसे हो सकती है? रेजिस्टेंस ऑफ अ थर्मिस्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. आई वांट द रेजिस्टेंस टू डिक्रीज, तो टेम्परेचर शुड इंक्रीज. तो इस बात से ये पता चला कि मैं थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस को कम करने के लिए बेसिकली टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा. तो टेम्परेचर नीड्स टू इंक्रीज. अब ऐसी तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है, टेम्परेचर नीड्स टू इंक्रीज. लाइट इंटेंसिटी के बारे में भी जरा डिस्कस कर लेते हैं. लाइट इंटेंसिटी, अब याद पड़ता है जी, ये है एल डी आर एंड आई वांट द वी बी टू इंक्रीज. मतलब जो करंट इसमें एंटर हुआ था वो इस एल डी आर को अपनी ज्यादा वैल्यू, वोल्टेज की वैल्यू ना दे, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि वी बी पे रीडिंग हायर हो. That means the LDR should use up less voltage. It should consume less voltage. तो voltage तो directly proportional होता है R के साथ. If I want the LDR to use up less voltage, it needs to have a low resistance. Resistance of the LDR is inversely proportional to light. If I want the resistance to be lower, that means the light intensity needs to be higher. Everything started from here.
द वोल्ट मीटर रीडिंग नीडेड टू डिक्रीज, डिक्रीज सिर्फ तब हो सकता है जब इस वाले पॉइंट वाली वैल्यू कम हो और इस वाले पॉइंट की वैल्यू ज्यादा हो। तो बस दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्टेड एंड दैट्स हाउ इट एंड्स। The answer needs to be increase and increase. I hope you like it. I hope you understand. Send me your feedbacks. Here's another question here. यहाँ पर भी दो potential dividers मौजूद हैं। कौन कौन से? एक तो ये है और एक ये है। दो potential dividers हैं। अच्छा, by the way, this question is from Maham Nawaz. She is from Ravi campus. Okay. तो एक तो ये पोटेंशियल डिवाइडर है और एक ये पोटेंशियल डिवाइडर है। ये जो स्लाइडिंग कांटेक्ट जहां कनेक्ट हो जाता है, दैट एक्चुअली डिवाइड्स द वायर इनटू टू पार्ट्स। एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है। कहते हैं द एलडीआर इज देन कवर्ड। अच्छा, उसने कहा एमीटर इज शोइंग अ जीरो। बड़े गौर से देखिएगा इस बात का क्या मतलब है। एमीटर शोज अस जीरो। इसका मतलब है कि कोई करंट यहां से इधर नहीं फ्लो कर रहा और कोई करंट यहां से इधर भी नहीं फ्लो कर रहा। दैट्स व्हाट इट मींस एमीटर रीडिंग इज जीरो। ऐसा सिर्फ तभी हो सकता है जब इस पॉइंट और इस पॉइंट का वोल्टेज बराबर हो। वी ए और वी बी। वी वोल्टेज है, पॉइंट का नाम था ए। ऐसा सिर्फ तभी हो सकता है जब इस रेजिस्टर में उतना ही वोल्टेज कंज्यूम हो गया हो जितना इस पार्ट ऑफ वायर में कंज्यूम हुआ है, जिसकी वजह से आगे वाले रेजिस्टर को मिलने वाला वोल्टेज और आगे वाली वायर ऑफ लेंथ का वोल्टेज ये दोनों सेम हो। इमेजिन करें यहाँ से करंट 12 वोल्ट लेकर आता है, इस पॉइंट पे भी 12 है, इस पॉइंट पे भी 12 है। इधर से 3 वोल्ट लेके गुजर जाता है तो इधर 9 वोल्ट बाकी बचता है। इधर भी 3 वोल्ट लेके गुजर जाता है तो इधर 9 वोल्ट बाकी बचता है। तो आप देखें, ए वाले पॉइंट पे वोल्टेज 9 है, बी पे भी 9 है। इसका मतलब है कोई डिफरेंस ही नहीं है, तो कोई करंट नहीं फ्लो करेगा। लेकिन अगर ये 3 वोल्ट ना होता, लेट से यहाँ भी 1 वोल्ट यूज होता, तो फिर क्या होता? इधर 12 वोल्ट, 11 वोल्ट बाकी रह जाता बी वाले पॉइंट पे। तो फिर करंट को नीचे से ऊपर फ्लो करना चाहिए था। फिर तो करंट एमीटर के पर नॉन जीरो रीडिंग नजर आती ना हमें। अच्छा, चलो, आई होप ये बात तो समझ आ गई है, एमीटर रीडिंग जीरो है। अब करना क्या है, सवाल क्या पूछ रहा है, लेट्स सी। मैं जरा इन पॉइंट्स के नाम फिर से लिख देता हूँ। ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, इसका वोल्टेज है वी ए, इसका वोल्टेज है वी बी। क्वेश्चन कह रहा है कि एलडीआर इज देन कवर्ड। अच्छा, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लाइट। अब उसके ऊपर रोशनी पहले से कम पड़ रही है, तब इसकी रेजिस्टेंस पहले से ज्यादा हो चुकी है। ओके, दैट मींस नाउ द एलडीआर वांट्स मोर वोल्टेज। रेजिस्टेंस ज्यादा हो गई ना, तो नाउ दिस एलडीआर वांट्स अ हायर वोल्टेज। इसका मतलब है कि ये जो फिक्स्ड रेजिस्टर है, दिस नीड्स टू गेट अ स्मॉलर वोल्टेज। ओके, अब क्वेश्चन की डिमांड यकीनन ये होगी कि बताओ ये स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को किधर लेके जाएं। विच चेंज कुड रिटर्न द एमीटर रीडिंग टू जीरो। अच्छा, एक बात तो ये है कि दिस वोल्ट दिस रेजिस्टर नीड्स टू हैव अ स्मॉलर वोल्टेज। तो इस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को ना हम इधर कहीं मूव कर देते हैं, ताकि एक स्मॉलर लेंथ ऑफ वायर में स्मॉलर वोल्टेज कंज्यूम हो और यहाँ पर लार्जर वोल्टेज बाकी रह जाए। तो फिर जब वी ए भी बड़ा हो गया, वी बी भी बड़ा हो गया, तो फिर एमीटर रीडिंग फिर से जीरो हो जाएगी। इस रेजिस्टर को अगर हायर वोल्टेज चाहिए, तो इसका मतलब है कि इसके सामने जो वायर की लेंथ है ना, वो भी बड़ी होनी चाहिए, ताकि इट गेट्स अ लार्जर वोल्टेज एज वेल, जिसकी वजह से एमीटर के ऊपर कोई रीडिंग नजर ना आए। ना, अब ऐसी कौन सी ऑप्शन है? मूविंग द स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट टू द लेफ्ट शुड बी द करेक्ट आंसर। इसी के अंदर एक दूसरा पर्सपेक्टिव डिस्कस कर लेते हैं। अगर इसके ऊपर रोशनी पड़ती तो इसकी रेजिस्टेंस फिर कम हो जाती। दैट मींस इन दैट केस दिस एलडीआर वुड गेट अ लोअर वोल्टेज, want a lower voltage, so this resistor will get a larger voltage। इसका मतलब है कि ये VA फिर स्मॉलर हो जाता, VA स्मॉलर हो जाता।
तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो बी वाला पॉइंट है ना, ये भी किसी ऐसी जगह पे स्लाइड कर जाना चाहिए जहां पर पहले से अब कम वोल्टेज बाकी रह जाए। तो फिर जब करंट वुड हैव फ्लोन थ्रू करंट वुड हैव फ्लोन थ्रू अ लार्जर लेंथ ऑफ द वायर, तो फिर स्मॉलर लेंथ में गुजरने के लिए उसके पास फिर कम वोल्टेज चाहिए होता। क्योंकि ऊपर ए वाले पॉइंट पे लेस वोल्टेज चाहिए, तो बी वाले पॉइंट पे भी लेस वोल्टेज होना चाहिए। उसके लिए स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट फिर राइट की तरफ मूव करता। तो फिर करेक्ट आंसर डी होता। ठीक है जी। I hope you found this useful and helpful. Thank you very much for watching this video. I will see you next time in another video, inshallah. Allah Hafiz.